ओके गाइस, नेक्स्ट टू इट इज ए कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या है कंट्रोल वॉल्यूम? कंट्रोल वॉल्यूम में हम लोग क्या देखते हैं, हियर वी सी एन सर्टेन रीजन। ठीक है, सर्टेन रीजन जिसके अंदर कुछ मास होगा, जिसमें कि जो कि एंटर, जिसमें कि मास जो है एंटर भी कर रहा है और एग्जिट भी कर रहा है। ठीक है, एंड जिसके अक्रॉस हम कहेंगे कि एनर्जी इंटरेक्शन भी हो रही है। नाउ व्हाट वी आर कंसीडरिंग फर्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? ठीक है, द प्रॉपर्टीज, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कंट्रोल वॉल्यूम सर्टेन रीजन दैट हैज सम वॉल्यूम। ठीक है, अब जिसके अक्रॉस या जिसके विद इन जो है चेंजेस भी हो रही है, चेंज इन वॉल्यूम भी हो रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम सेइंग इन द कंट्रोल वॉल्यूम देयर इज द नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अगर हम देखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ द, इसमें जब हम देखते हैं कि इसमें नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो है वो ऑफ द फ्लो जो है वो चेंज होती है स्पेस के साथ। दैट्स व्हाट वी कंसीडर एज द नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। एंड अगर हमने देखनी है प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, देन वी कंसीडर इट एज अनस्टेडी फ्लो। एंड फॉर द स्टेडी फ्लो अगर हम देखेंगे दैट इज द, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें देर देर इज दी नो एक्यूमुलेशन ऑफ मास। ठीक है, देर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ मास, यानी कि जितना अंदर जा रहा है फॉर द स्टेडी फ्लो वी डू कंसिडर दैट देर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ मास, जितना मास अंदर आ रहा है उतना ही बाहर भी जा रहा है। ठीक है, यानी कि इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो वी डू कंसिडर देयर इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ओपिक हो रहा है। अब एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो भी हो रही है इसमें। क्यों? अब यहाँ पे जो हीट इंटरेक्शन, एनर्जी इंटरेक्शन हो रही है, अब ये है कि जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर भी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन व्हाट आई एम सेइंग, यू कंसीडर अ रीजन। ठीक है, यू कंसीडर टरबाइन, हमारे पास एक टरबाइन है। ठीक, या कोई रीजन है। ठीक, जिसके अंदर अगर मान लीजिए इस टरबाइन में अगर यहाँ से कुछ फ्लो जो हो रहा है, ठीक है, इस वजह से जो है एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, इस टरबाइन में ये हाई एनर्जी फ्लूइड एंटर कर रहा है, फ्लो हो रहा है, एंड ये जो ये टरबाइन है ये रोटेट कर रहा है और हमें मिल रहा है वर्क, रोटेटिंग वर्क। ठीक है, ओके। तो अगर हमने इसकी एनर्जी एनालिसिस करनी है कि इसका इनपुट में कितनी एनर्जी है और आउटपुट में कितनी एनर्जी है, so we can say that here in out for the energy conservation in energy rate of energy जो है rate change in energy that's equal to the at the inlet and outlet जो है वो बराबर है। अगर इसी को हम देख लें तो अब मान लीजिए जो एनर्जी एट द इनलेट वो किसके बराबर है, दैट इज द मास फ्लो रेट into E1, this energy at the entry plus Q1। ठीक है, that's equal to the mass flow rate at the exit into E2। ठीक है, where E is the energy per unit mass flow rate। ठीक है, ये एनर्जी है। ठीक है, for the unit mass। ठीक, तो at the exit this energy is equal to the m into the m2 E2। ठीक है, plus work, this work done। ठीक है guys, also if you are seeing कि हमने देखना है कि फ्लो वर्क एट द एंट्री, फ्लो वर्क एट द एंट्री किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू द माइनस टाइम्स m1 p1 रो वन एंड फ्लो वर्क एट द एग्जिट हमने लेना है ये। अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दिस हैज द सेम कन्वेंशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो ये E है, E it is actually the total energy at the inlet, it is equal to the sum of the all the energies, that is the internal energy हम देखेंगे that is the this U। ठीक है, potential energy that is equal to Gz and this kinetic energy that is equal to 1/2 of V square। Okay, now when you apply this equation, when you apply these values in the equation in the above equation, then what will be the value? So हमें मिलेगा ये
इक्वेशन विल बी लाइक दिस, m डॉट फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम, ये कंट्रोल वॉल्यूम के लिए ये इक्वेशन है यार, ठीक है। ये मान लीजिए ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि जो इक्वेशन है फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है गाइस। तो हमारे पास E है, दैट इज द टोटल एनर्जी, जो कि मैंने मेंशन किया था स्मॉल, दिस इज E एनर्जी E1 दैट इज एट द इनलेट, इट इज द टोटल एनर्जी एट द आउटलेट E2, ठीक है। देन इट बिकम्स द मास फ्लो रेट M1 एट द इनलेट प्लस Q, ठीक है। ये हमारे पास है, दिस इज द हीट एट द इनलेट प्लस Q डॉट इज इक्वल टू M2 एग्जिट पे प्लस वर्क CV, ठीक है, माइनस माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस फ्लो वर्क। अब यहाँ पे ये फ्लो वर्क भी है, फ्लो वर्क, ये नेट फ्लो वर्क है। एक्चुअली द थिंग इज दैट दिस इज द नेट एनर्जी क्यू नेट इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क नेट। If you are seeing here, this is the Q net, net energy at the inlet is equal to the net energy। अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी इसी के इंक्लूडेड है, इसी में इंक्लूडेड है। दिस इज द नेट एनर्जी एट द एग्जिट, ठीक है, प्लस दिस इज द नेट वर्क डन, ठीक है, दिस इज द नेट वर्क। इसको आप ऐसे भी मान सकते हो, इफ यू टेक दिस, ये जो ये वाला फैक्टर है, इफ आई री एक्सप्लेन इट हियर, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, जो मैंने इससे पहले मेंशन किया आपको। आई मेंशन कि हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन थी, दैट इज द एनर्जी एट द इनलेट, यानी कि टोटल नेट एनर्जी नेट, इट इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी नेट, ठीक है, प्लस वर्क नेट। क्या हम इसको लिख सकते हैं? अब देखिए देखिए यहाँ पे ये बन गया हमारा। अब मान लीजिए दिस इज, ये जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज द एनर्जी एट द आउटलेट, दिस इज द एनर्जी एट द इनलेट, ठीक है। अगर मैं ये इंटरनल एनर्जी यहाँ पे लेके जाता हूँ, को मीन दैट ये बन जाता है यहाँ पे U2 माइनस U1, और अगर मैं ये वाला पोर्शन इधर लेके आता तो ये बन जाता यहाँ पे दिस पोर्शन माइनस दिस, तो मतलब वहां से हमें मिलता Q नेट और यहाँ से हमें मिलता U नेट, और ये जो ये वाला पोर्शन है ये तो वर्क नेट ही है, ठीक है। सो हम कंट्रोल वॉल्यूम को इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग लिखते हैं। नाउ मूविंग अहेड, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, दिस इंटरनल एनर्जी इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है, दैट इज U1 प्लस P1 V1, क्योंकि वहां पे फ्लो वर्क भी आती है। क्यों? हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो ये P1 V1 है ना, इसको यहाँ लेकर गए, वही हमने किया, ठीक है, और फिर क्यों यहीं पे रखा, ओके, और ये जो ये है दैट इज दी। अब आप कहेंगे कि ये क्यों क्या है, दिस इज द हीट एट द इनलेट, जो हमने जो टोटल हीट जो यहाँ से दी, और ये है जो वो वहां से जो है उसकी जो है अपनी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कुछ अपनी इंटरनल एनर्जी एट द इनलेट उस वॉल्यूम की, ठीक है गाइस। तो वही है, देन इट कैन बी रिटन लाइक दिस, और इसमें भी M1 है, इसको हमने बाहर कॉमन लिया तो इसी के अंदर ही आ गया। अब इन दो की वजह से हमें मिलती है एंथैल्पी, ओके गाइस। अब यहाँ पे भी हमें मिलेगी एंथैल्पी, ठीक, बाकी ये अपना ही है, ये भी अपना ही है वर्क CV, ठीक है, where work done at the CV is a work for at the constant volume। अब मान लीजिए ये हमें एक जनरल इक्वेशन मिली फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम, दैट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। तो हमें क्या मिला, मास फ्लो रेट इनटू टोटल एनर्जी प्लस Q रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट या हीट फ्लो रेट और हीट ट्रांसफर, दैट्स इक्वल टू M मास फ्लो रेट, ये एग्जिट वाली टोटल एनर्जी प्लस वर्कशाफ्ट। तो हमें क्या मिला एक्चुअली, दिस हीट प्लस इंटरनल एनर्जी जो वॉल्यूम की जो थी टोटल एनर्जी, प्लस वॉल्यूम फ्लो रेट जो था, वॉल्यूम फ्लो की जो इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी एट द एग्जिट, ठीक, प्लस वर्कशाफ्ट,
या हम कहेंगे वर्क ऑफ द शाफ्ट। सिंपल है। अब मान लीजिए अगर हम ये मान लेते हैं कि जो मास फ्लो रेट एट द इनलेट एंड द exit आर द सेम which is equal to the m dot, then we can take it, consider it same, and also let us consider that the rate heat flow rate is equal to m dot q, and also the work shaft यानी कि shaft power, this is actually a power here, ठीक है, that's equal to m dot into cv work of this, ठीक, then it becomes like this. So हमने हर एक में जो है मास फ्लो रेट कंसिडर किया, मास फ्लो रेट, एंड we'll take the common m dot, सारे हर साइड से जो है कैंसिल आउट होता है, then we can, it becomes like this. अब देखिए ये बनेगा h1 प्लस v1 gz1 प्लस ये बनेगा q, इट इज इक्वल टू दिस। अब इन वैल्यूज को इधर लेके जाओ, ये बनेगा h2, या इसको यहाँ पे लेके जाते ये बनेगा h2 माइनस h1, ठीक है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो गया ये z1 gz1 हो गया ये वाला पोर्शन भी, और इस वाले पोर्शन को इधर लेके आओ, ठीक है। तो दिस इज द टोटल चेंज इन द एनर्जी इन केस ऑफ द, दिस इज द टोटल चेंज इन एनर्जी, ये हमने यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कब, जब एक फॉर द स्टेडी फ्लो एंड दैट टू फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम। नाउ ये किसके लिए था, ये था, एक तो ये था ओपन सिस्टम, ठीक है, फॉर द स्टेडी स्टेट, ठीक है, स्टेडी स्टेट हमने करा कंसिडर, एंड दिस इज वैलिड फॉर एनी प्रोसेस एंड वैलिड फॉर एनी फ्लो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आई हैव मेंशन्ड इट कि इफ वी हैव, okay, now moving to the we are going to, hereafter I am going to explain the second law of thermodynamics, ठीक है। guys हमारे पास जो first law of thermodynamics था that was based on the law of conservation of energy, ठीक है, जिसमें क्या हमने देखा कि when you are giving the energy input, ठीक, that is equal to the जिससे कि हमने जो है इंटरनल एनर्जी चेंज की और प्लस सम वर्क डन किया, ठीक, ओके गाइस, ओके। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे ये था, ठीक, एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक, बट ये है कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या था कि मान लीजिए मेरे पास एक इफ आई हैव मास एट द अपर ऑन द हिल, ठीक है, अब वहां से हम इसको छोड़ते हैं, इट विल कम डाउन, ठीक है, इट विल कम डाउन, ठीक, और इसकी जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी भी कन्वर्ट होगी, बट अब अगर मैं इसको अपहिल चढ़ाना चाहता हूँ, कैन द रिवर्स थिंग विल हैपन विदाउट स्पॉन्टेनियसली, इससे पहले जो हमने काम किया वो तो स्पॉन्टेनियसली हो गया, ठीक है, मतलब when there exists the spontaneous process, naturally कोई काम हो रहा है, ठीक है, एंड इन दिस, बट अगर मुझे इसको रिवर्स करना है, it will not happen easily without an external force, naturally तो होगा ही नहीं, ठीक है। so based on this अगर हम ये देखेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ हमें डायरेक्शन नहीं बताता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ हमें डायरेक्शन नहीं बताता, तो हमें ये क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक और एग्जांपल है, फिर फॉर फ्यूल, फ्यूल में हम लोग क्या देखते हैं, केमिकल एनर्जी ऑफ द, पहले एनर्जी केमिकल एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है, उसकी वजह से फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, बट द इंक्रीज इन द केमिकल एनर्जी विल नॉट बी इक्वल टू द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ठीक, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अपहिल जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं गाड़ी को ले रहा हूं अपहिल, ठीक, अपवर्ड्स, तो मैं इंजन का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसकी एनर्जी इस्तेमाल हो गई, ठीक, एंड इट इज टेकिंग इट टू दी अपहिल, तो मैं क्या कह रहा हूं कि और जो केमिकल एनर्जी है इंजन की या फ्यूल में वो डिक्रीज हो गई, अब इसकी वजह से जो आउटपुट मिला हमें इंक्रीज हो गई पोटेंशियल एनर्जी, बट कैन इट हैपन कि अगर मेरी पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वजह से व्हेन आई कम बैक, इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या मेरा ऑयल फिर से इंक्रीज होगा या क्रिएट होगा,
it will never be possible. So that's what first law में जो है, first law does not tell us the direction, ठीक है. But so direction के लिए हमने क्या चाहिए था, हमने एक नया लॉ चाहिए था, another law. That is what is explained by the second law. Second law is also called as a direction law. What is it? It says that the change, if we if we bring the change from 1 to 2 or 2 to 1, ठीक है, we can do it, but under the spontaneously, under the natural processes. Natural processes में हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले कहा कि देखो, if some work will happen, it will happen in a particular direction. If it is happening, it will happen spontaneously. ठीक है guys. Now moving ahead. Now next जो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के दरमियान, ठीक है. सो मैंने ये कहा कि इसमें रिपीट इट हियर, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट डज नॉट टेल अस द डायरेक्शन. जिसमें कि मैंने एक्सप्लेन किया कि मान लीजिए अगर मुझे गाड़ी को लेके जाना है किसी अपर हिल स्टेशन पे, ठीक. सो आई एम यूजिंग द फ्यूल, ठीक, फ्यूल ऑफ द कार, ठीक. तो इस वजह से जब मैं एक अपर हिल स्टेशन में पहुंच जाऊंगा, ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट देयर विल बी द हायर पोटेंशियल एनर्जी. बट अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करके आई एम मूविंग डाउन हिल्स, ठीक है, अब इसकी वजह से केमिकल एनर्जी जो है वो बढ़ेगी नहीं, ठीक है गाइस. सो आई एम सेइंग कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डज नॉट टेल अस द डायरेक्शन. फर्स्ट लॉ तो हमें कहता है कि जो केमिकल एनर्जी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गया या इंक्रीज हो गया, बट पोटेंशियल एनर्जी की वजह से केमिकल एनर्जी तो इंक्रीज नहीं होगा, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा. दैट इज द सेकेंडरी थिंग, ठीक है. सो इट डज नॉट टेल अस द डायरेक्शन. सो बेस्ड ऑन दिस जो डायरेक्शन लॉ है हमारे पास है सेकंड लॉ, ठीक. और इसकी वजह से ये क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है हमें, कि जब नेचुरल प्रोसेसेस हो, द चेंज, द सिस्टम विल गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बट स्पॉन्टेनियसली, ठीक है. और ये हमें यही बताता है नेचुरल प्रोसेसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनिटी, ये हमें जो है एक्सप्लेन कर लेता है, ठीक. अब यहाँ पे हमारे पास है दो टाइप्स ऑफ दी एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी एंड द लो ग्रेड एनर्जी. व्हाट इज दिस हाई ग्रेड एनर्जी एंड व्हाट इज द लो ग्रेड एनर्जी? गाइस, वो एनर्जी जो रेडिली अवेलेबल होती है, जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा है, ठीक है, दैट्स कंसिडर्ड एज ए हाई ग्रेड एनर्जी, ठीक. और वो एनर्जी जो कि डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो और जो रेडिली अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, दैट्स कंसिडर्ड एज ए लो ग्रेड एनर्जी. फॉर एग्जांपल वी हैव द हीट. Heat is a disorganized form of the energy, ठीक है. It's not readily available, ठीक. It's not readily utilized, ठीक. But जो है वर्क है, it is an organized form of energy, ठीक है. तो और जो है ये readily available होती है. So जो हीट हम कह सकते हैं ये लो ग्रेड एनर्जी है, और जो वर्क है ये हाई ग्रेड एनर्जी है. और जो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग क्या करें कि we always try to convert actually the low grade form of energy to the high grade form. अब ये है कि when we try to convert the heat to the low grade energy into the high grade energy, ठीक है, some losses happen, ठीक. लॉस happens while converting it. अब जितनी कम लॉसेस होती हैं, अब इसकी वजह से हमारे पास एक नई टर्म जनरेट होती है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज एफिशिएंसी. अब हम सिस्टम को फिर उस लेवल तक लेके फिर बात आती है डिजाइनिंग द सिस्टम्स, दैट इज डिजाइनिंग द engines that are highly efficient, that have the designing that type of the devices that can utilize the fuels or some other things, other form of the energies that will produce the minimum losses, and that will try to convert the low grade energy into the high grade form with the minimum loss. And it means that we try, यहाँ पे जो concept नया आता है, that is the efficiency वाला, वो जो कि हम आगे देखते हैं. तो हमारे पास जो हमारा एम होता है to convert the disorganized form of the energy into the organized form, that is the work, ठीक है, in an efficient manner. तो यहाँ पे efficiency की बात आ जाती है, ठीक है. So it is possible, अब ये भी है, it is impossible to convert
द कंप्लीट हीट इनटू द कंप्लीट वर्क, जो कि मैंने अभी कहा, यानी कि व्हाइल वी कन्वर्ट द लो ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द हाई ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, देयर हैपन सम सॉर्ट ऑफ लॉसेस। तो हम कहते हैं कि जो Q है that has a higher value and जो W है उसका कुछ lower value, and they both the two can never be equal, ठीक है, because while converting the Q into the W there will be some sort of a losses। अब आप यहाँ पे भी कहोगे कि भाई सर आपने जो है इनके साथ दी साइक्लिक प्रोसेस, वो साइक्लिक प्रोसेस है, वहां पे हमने वो नेट हीट का कहा, यहाँ पे हम लोग ये एक्चुअली a kind of a gross heat है, when you are generating the heat, ठीक है, it is getting converted into the work, ठीक, while conversion some losses happen, ठीक है, some heat losses, some heat loss happen, वो net heat है, and that too in a cyclic process, ठीक है। So यहाँ पे आप कह सकते हो but it is contradicting the with the first law where we saw that the del Q is the cyclic, but this is for the cyclic, but it is not the, यहाँ पे मैंने ये कहा it is not the net heat, ये it is the net heat and network, ठीक है, तो ये net heat और network की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। Okay, now the next important term is the thermal reservoir, ठीक है। थर्मल रिजर्वायर किसको कहते हैं? थर्मल एनर्जी रिजर्वायर that holds the energy, either they can be the source or they can provide the energy, that or they take the energy. If they take the energy they are considered as the sinks, and if they provide the energy they are considered as the source, यानी कि in both the conditions they hold some sort of an energy, ठीक है। So we do have the two types of the reservoirs, one is called as source and another is called as the sink, ठीक। सोर्स एंड सिंक आर द क्लोज, अब ये क्या है, ये क्या है, these are actually the closed system with only the heat transfer, actually what are the actually the sources, so reservoirs we do have, actually these are the closed systems that जिनमें क्या हम लोग क्या देखते हैं, जो कि सिर्फ हीट ट्रांसफर करते हैं, either they will take the heat or they will reject the heat, if they reject the heat, यानी if there is a heat source that rejects the heat, it is actually the source, ठीक है, reject मतलब providing the heat, और अगर हमारे पास कोई रिजर्वायर है, सॉरी यहाँ पे टर्म है रिजर्वायर, अगर मेरे पास कोई रिजर्वायर है that rejects the heat, it means that is considered as a source, अगर मेरे पास रिजर्वायर है that takes the heat, ठीक है, then at that time we consider that reservoir as a sink। सो हम कहते हैं कि रिजर्वायर चाहे सोर्स हो या सिंक हो, इनमें सिर्फ हीट ट्रांसफर होती है, एंड जहां पे हीट ट्रांसफर हीट इंटरेक्शन होती है इट मींस दैट इज अ क्लोज्ड सिस्टम, क्योंकि ओपन सिस्टम में तो मास इंटरेक्शन भी होता है। नाउ एज फार एज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसर्न, ठीक है, now moving to the second law of that, guys we have actually the two statements, guys we have actually the two statements in the second law of thermodynamics. First statement is called as Kelvin Planck statement. I will explain both the statements in the second law, ठीक है। First is the Kelvin statement. What is the Kelvin Planck statement? It's also called as the KP statement. What is the KP statement? Guys हमारे पास ये दो devices होते हैं, ठीक है, one is called as a work producing device and another is called as work absorbing device, okay, ठीक है, और वर्क केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट दोनों के लिए है। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस वो होते हैं जो कि हीट इंजन होते हैं, मान लो कि जो जहां पे हीट इंजन जो हीट जनरेट करते हैं और वो कन्वर्ट करते हैं वो हीट इनटू द वर्क डन, ठीक है, दिस कॉल्ड एज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। अनदर इज अ वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस क्या होते हैं कि ये इनपुट वर्क लेते हैं तब जाके ये कोई heat, either they will try to reject the heat or they will try to produce the heat, ठीक है। For example in case of heat pump heat is produced, in case of the refrigerator heat is rejected, ठीक है, but this is only done when first some input work is absorbed, ठीक है। So those devices are called as work absorbing devices। So हमारे पास जो Kelvin Planck statement है ये दोनों devices के लिए है। अब now there is another thing, यहाँ पे एक point है, ये है कि अगर हम ये देखते हैं कि जो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस हैं, जैसे कि एग्जांपल हैं हीट इंजन, आईसी इंजन हमारे पास है, 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, ठीक, जो कि हीट इंजन हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं एक्चुअली वो कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी इनटू द वर्क में,
तो मतलब लो ग्रेड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, हाई ग्रेड एनर्जी में। तो व्हेन वी कंसीडर दिस देन इन दोज डिवाइसेस वी कंसीडर द एफिशिएंसी, हम लोग एफिशिएंसी की बात करते हैं उनमें, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन इन केस ऑफ दिस क्या कहते हैं इसको, जो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस में, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस दैट इज अ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे हम एफिशिएंसी की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे व्हाट वी डू कंसीडर इट द सीओपी, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, हम लोग को सीओपी की बात करते हैं। तो क्या कहता है, अभी मैंने यहाँ पे जो है तो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स एक्सप्लेन की, वन इज अ वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस एंड अनदर इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस में क्या क्या आता है, हीट इंजन आता है। वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस में क्या क्या आता है, हीट पंप और द रेफ्रिजरेटर आता है। इन केस ऑफ द हीट प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस दैट इज द हीट इंजन, आईसी इंजन, हम लोग एफिशिएंसी की बात करते हैं। और इन केस ऑफ द वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस, इसमें हम सीओपी की बात करते हैं, दैट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। नाउ अब आते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्या कहा केल्विन और प्लैंक ने रिगार्डिंग द बोथ द डिवाइसेस, ठीक है। तो क्या कहता है, ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप ए डिवाइस, ठीक है, वर्किंग इन ए साइकिल, जो कि एक साइकिल में काम कर रहा हो, which produces the work which produces the work by interacting with a single reservoir। यानी कि अगर मेरे पास कोई कोई डिवाइस है जो कि साइकिल में काम कर रहा है, जो कि साइकिल वर्किंग इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, और वो प्रोड्यूस कर रहा है वर्क भी, ठीक, मगर रिजर्वायर एक ही है, यानी कि देयर शुड बी द टू रिजर्वायर्स एटलीस्ट, ठीक है, एक तो टू रिजर्वायर्स होने चाहिए। यानी कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही रिजर्वायर है, देयर इज ए सोर्स ओनली, ठीक है, और देयर इज ए सिंक ओनली, ठीक, तो ये क्या, और वो इंजन है या वो डिवाइस है, वो साइक्लिक प्रोसेस में काम कर रहा है, और इट इज आल्सो प्रोड्यूसिंग द, इट इज टेकिंग द हीट एंड इट इज प्रोड्यूसिंग द वर्क, इट इज टेकिंग द हीट, इट इज प्रोड्यूसिंग द वर्क। यहाँ से सिर्फ एक ही रिजर्वायर है, दैट इज द सोर्स, ऑब्वियसली इफ इट इज डूइंग द वर्क, ठीक है, इट हैज टू टेक द हीट, and when it is taking the heat, it is taking the heat somewhere, from some reservoir that will act as a source, है कि नहीं, जो कि एक क्लोज्ड सिस्टम होता है, ठीक। और उसकी वजह से अब मैं ये कह रहा हूं देयर इज नो अदर रिजर्वायर, ठीक है, यानी कि यहां से कोई अदर रिजर्वायर जो कि एक्ट करता है एज ए सिंक, कुछ हीट वो ले लेता, ठीक है, अभी कह रहा है कि मगर फिर भी वो काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि यहां से हीट ले रहा है और सीधे काम कर रहा है, इट मीन्स दैट विदाउट रिजेक्टिंग हीट, ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर ये if it happens that will be an hypothetical machine and that is called as a ppm, यानी कि perpetual machine second, ठीक है, यानी कि जो ppm2 है, ये वो मशीन है, hypothetical machine, जो कि वायलेट करती है केपी स्टेटमेंट, ठीक है, वायलेट्स करती है केपी स्टेटमेंट। तो क्या है, आई विल अगेन एक्सप्लेन इट हियर। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि हमारे पास अगर एक रिजर्व ये एक डिवाइस है, चाहे वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है या चाहे वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, ठीक है, मान लीजिए अब हमारे पास वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, इट इज एन इंजन, ठीक है, इफ इट इज वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस इट विल टेक एनर्जी एंड इट विल डू वर्क, if it is work absorbing energy it will do take मतलब it will do the work and produce the energy, ठीक है, या produce the heat, ठीक। तो कह रहा है कि ये जो, अगर मेरे पास ये एक साइक्लिक, ये क्या कहते हैं इसको, ये एक डिवाइस है और ये सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में काम कर रही है, एक ही रिजर्वायर पे काम कर रही है, ठीक है, यानी कि इट इज सिंपली टेकिंग द हीट और डूइंग द, और इसमें दूसरा सोर्स रिजर्वायर इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ये तो इम्पॉसिबल सा काम है। अगर ऐसा होता है इट मीन्स दैट जो वो डिवाइस है वो 100% एफिशिएंट है, 100% एफिशिएंट तो हो ही नहीं सकती है कोई, ठीक है। अनदर इज परपेचुअल मशीन 1, ठीक है, परपेचुअल मशीन 1 क्या होती है, दैट वर्क्स इनडेफिनेटली विदाउट एन एनर्जी इनपुट, ठीक है। तो यानी कि विदाउट एन एनर्जी, ये कहता है कि जो परपेचुअल मशीन है जो कि काम कर रहा है जिसमें कि हम लोग एनर्जी दे ही नहीं रहे, फिर भी वो काम कर रहा है विदाउट एनर्जी इनपुट, इट इज प्रोड्यूसिंग द वर्क, ठीक है। अगर ऐसी मशीन, अब ये भी है कि इट वायलेट्स द फर्स्ट लॉ, व्हेन द पीपीएम मशीन जो है फर्स्ट लॉ को वायलेट करती है, ठीक है,
क्योंकि उसमें क्या होता है कि देयर जिसमें एनर्जी बैलेंस वायलेट होते हैं, क्योंकि इन द फर्स्ट लॉ व्हाट वी सी दैट कि द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम one form to another. But if you are producing the work without the energy input, so it means that आपका जो first law violate होता है, if the first law is violated, it means if there exists some hypothetical machine that violated the first law, it is considered as the क्या कहते हैं इसको परपेचुअल मशीन फर्स्ट, और अगर परपेचुअल मशीन सेकंड हो कंसिडर करें जो वो है, वो वाली मशीन जो है वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट करती है। ओके, मूविंग अहेड। तो यहाँ पे अब बात आती है थर्मल एफिशिएंसी की। तो थर्मल एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? दैट इज द नेट आउटपुट, नेटवर्क आउटपुट, वर्क नेट आउटपुट डिवाइड बाय हीट इनपुट। यानी कि हमारे पास जो थर्मल एफिशिएंसी है वही है व्हेन यू आर एक्चुअली कन्वर्टिंग द लो ग्रेड एनर्जी इनटू द हाई ग्रेड एनर्जी, ठीक है, दैट्स अ वर्क। तो हमारे पास जो थर्मल एफिशिएंसी बनती है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द वर्क डिवाइडेड बाय क्यू। यानी कि ये नेटवर्क आउटपुट है, ये नेट हीट इनपुट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी पॉइंट है, अब efficiency can be more than 100% but for the process not for the device. In case of the ये भी माइंड में रखना है, for the process it is possible to have the efficiency more than the 100%, but for the device it cannot happen, ठीक है। If you consider here, see, मेरे पास एक सिस्टम है, you are giving it's an isothermal process, ठीक है, and for the isothermal process I am saying that the delta U is 0, that means that the delta U is a function of T, ठीक है। It means that जो भी आप यहाँ पे हीट दे रहे हो वो किसके लिए जा रहा है? वो जा रहा है किसके लिए? वर्क के लिए। एंड इट कैन, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब it can be we can supply the 30 kilojoules of the energy and the work is the 60 kilojoules, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ऐसे है कि हमने यहां से तो हीट तो दे दी, अब उसने जो है, जो वो सिस्टम है उसने कुछ अपनी हम कहेंगे कि उसकी कुछ अपनी इंटरनल एनर्जी भी होगी, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो है वी कैन व्हेन यू आर गिविंग द स्मॉल एनर्जी इनपुट, तो ये जो है फिर वो ज्यादा वर्क आउटपुट भी दे सकता है। एट दैट टाइम वी कैन से दैट आई टोल्ड यू कि उसकी जो अपनी एनर्जी है वो वहां से भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक, एंड इट इज पॉसिबल। नाउ कमिंग बैक टू द सिंपली आवर ओरिजिनल टॉपिक दैट इज द हीट इंजन। क्या होता है हीट इंजन? अगर रियलिटी में देखें, हीट इंजन दो सोर्सेस के दरमियान काम करता है, ठीक है, दो रिजर्वायर्स के दरमियान काम करता है एज पर दी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि दो एक हीट इंजन जो है वो एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, ठीक है, जो कि साइक्लिक प्रोसेस में काम कर रहा है। इट विल टेक द एनर्जी इनपुट एनर्जी, काम करेगा, कुछ वर्क आउटपुट करे देगा, इट विल कन्वर्ट सम लो ग्रेड एनर्जी टू द हाई ग्रेड एनर्जी, इसके साथ साथ सम हीट विल बी आल्सो रिड्यूस। सो हमारे पास दो सोर्सेज हैं तो ये काम चलेगा, तो इट्स अ रियलिस्टिक थिंग। और देयर इज अ पार्शियल कन्वर्जन ऑफ द हीट इनटू वर्क, और ये रियलिस्टिक है, ये तो पॉसिबल है। एंड द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन किसके बराबर है? दैट इज द वर्क नेटवर्क, जो यहाँ पे जो नेटवर्क मिली हमें, डिवाइडेड बाय द हीट इनपुट, ठीक है। तो और जो नेटवर्क है वो किसके दरमियान, वो किसके बराबर है? नेटवर्क हमें पता है, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस वी नो इट दैट द समेशन ऑफ द क्यू नेट, दैट इज द क्यू नेट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द वर्क नेट, दैट इज समेशन ऑफ द वर्क नेट, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो हम कह सकते हैं जो जो समेशन ऑफ द, यानी कि जो वर्क नेट है, दैट इज द वर्क नेट, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द क्यू नेट। क्यू नेट किसके बराबर है? दैट इज द हीट इनपुट माइनस हीट रिजेक्टेड, ठीक है, heat supplied or heat supplied minus heat rejected. So we can say that Q net W net is equal to the, that's the QS minus QR. We can also write the efficiency like this, that is the QS minus QR divided by QS. It's also equal to 1 minus QR divided by QS, ठीक है।
अब यहाँ पे ये भी है, ये हम यूज कर सकते हैं फॉर द रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस कब होगी, ठीक है, जब when the change in parameters, when the processes are the slow, when the changes are very slow. irreversible कब होगी, when the process is very fast, ठीक है। so अगर मुझे कहना है कि थर्मल एफिशिएंसी जो है वो इसके बराबर है, दैट इज फॉर बोथ रिवर्स। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि वेदर इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल, या ये फॉर्मूला जो है सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नहीं, it's for both, ठीक है। under some conditions it's only for the reversible process, I will later explain it, ठीक है। ठीक, फिलहाल आप ये ध्यान में रख लीजिए कि जो थर्मल एफिशिएंसी है दैट्स इक्वल टू दिस फॉर बोथ रिवर्सिबल एज वेल एज द इरिवर्सिबल हीट इंजन। ओके, now moving ahead, there is another statement that's called Celsius statement, या Clausius statement, you can say that Clausius statement for the it's for the second law थर्मोडायनेमिक्स में अब क्लासियस स्टेटमेंट भी है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि फॉर द वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस, ये कह रहा है इट इज फॉर द वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस, ये भी आपको याद रखना है। क्या कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर टू द हायर टेम्परेचर रिजर्वायर विदाउट द एक्सटर्नल इनपुट। कह रहा है कि अगर मेरे पास, ये क्लासियस स्टेटमेंट भी सिंपल है, मेरे पास एक ये दो रिजर्वायर्स हैं, लोअर टेम्परेचर से आप निकाल रहे हो हीट टू दी हायर टेम्परेचर, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। इट इज क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। However, we can say that the heat may transfer from the higher reservoir from the reservoir with the higher temperature to the reservoir to the lower temperature, ठीक है, with the lower temperature. It is process because it is a spontaneous process, ठीक है, because it's a natural process. Heat transfers from the high temperature to lower temperature, but it is impossible to transfer the heat from lower temperature from the reservoir with the lower temperature to the higher temperature without the energy input. एक्सटर्नल इनपुट के बगैर तो हो ही नहीं सकता, हम कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट वी गॉट द न्यू टाइप ऑफ द डिवाइसेस दैट इज कॉल्ड एज वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस, ठीक है। वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस होते हैं, ये वो डिवाइसेस हैं जो कि इनपुट, जो कि लोअर, जो रिजर्वायर हैं जो कि एट द लोअर टेम्परेचर पे होगा, ठीक है, वहां से वो एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है, और वो डिवाइसेस कुछ एनर्जी इनपुट यानी कि वर्क इनपुट ले लेते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं एनर्जी फ्रॉम द लोअर रिजर्वायर विद द लोअर टेम्परेचर, और वो देते हैं टू द रिजर्वायर विद द अपर टेम्परेचर। और बेस्ड ऑन दिस फिनोमेना वी गॉट द टू डिवाइसेस दैट आर द वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस, जिसमें कि हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, वन इज द रेफ्रिजरेटर एंड अनदर इज द व्हाट इज कॉल्ड एज द हीट पंप, ठीक है। तो हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर्स आर बेस्ड ऑन द क्लासियस स्टेटमेंट। अगर हम देखेंगे हीट इंजन जो हैं, यहाँ पे जो मैंने ये मेंशन किया हीट इंजन इन केस ऑफ द केपी स्टेटमेंट, तो वो बेस्ड ऑन द केपी स्टेटमेंट है सिर्फ, ठीक है। उसमें हम थर्मल एफिशिएंसी की बात करते हैं, और जो नेक्स्ट है क्लासियस स्टेटमेंट, उसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने ये मेंशन किया था वर्क डिवाइसेस आइदर विद द वर्क एब्जॉर्बिंग और इट्स हियर ओनली द वर्क प्रोड्यूसिंग यानी कि हीट एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस ऑनली, ठीक है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस ऑनली, ठीक है। नमोइंग है। सो तो हमारे पास जो ये क्लासेस स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि इफ देयर इज सम इनपुट, हमने पहले एक इनपुट वर्क करना होता है, ठीक है, ये कोई डिवाइस है दैट इज वर्क एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और इसकी वजह से पॉसिबल होगा कि यहाँ से लोअर जो है रिजर्वायर, लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से हम एनर्जी ले एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और वो दे सकते हैं किसको, उस रिजर्वायर को जो कि हायर टेम्परेचर, ठीक है। तो इन डिवाइसेस को हम कहते हैं वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस, ठीक है। नाउ तो हमारे पास कौन कौन से वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, पहला तो हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है। ये वो रेफ्रिजरेटर डिवाइस, ये वो डिवाइस है जो कि वर्क इनपुट ले लेता है, ठीक है, और मेंटेन करता है किसी रिजर्वायर का टेम्परेचर एट अ लोअर टेम्परेचर, ठीक है।
ये एक सोर्स का मतलब यानी कि जो लोअर टेम्परेचर का रिजर्वायर है उसको ये लोअर टेम्परेचर पे रखता है, उसकी हीट वो कंसिस्टेंटली जो है हीट एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है गाइस, और यानी कि ये कुछ जो रिजर्वायर है इसकी जो हीट है इसको वो वर्क करता है और इसकी जो हीट एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली एक्सट्रैक्ट करता है इससे, और ताकि ये लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन रखे। ठीक है, यानी इट इज यूज्ड टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू दैट ऑफ द सराउंडिंग, यानी कि वो डिवाइस है जो कि किसी रिजर्वायर को, जो किसी रीजन को सराउंडिंग की टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे उसको रखता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मैंने कहा कि सीओपी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट। अब यहाँ पे जो एनर्जी इनपुट है दैट इज द वर्क इनपुट, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग जो एनर्जी होती है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे जो ये है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो रेफ्रिजरेटर है वो हाई ग्रेड एनर्जी ले लेता है। क्या ले लेता है? हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक है, हाई ग्रेड एनर्जी ले लेता है, और जो हीट इंजन है वो लो ग्रेड एनर्जी ले लेता है। ठीक है, ओके, तो हमारे पास जो वर्क इनपुट है रेफ्रिजरेटर ले लेता है। ठीक है, और जो डिजायर्ड इफेक्ट कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली वो होगा उस रिजर्वायर पे जहां पे हमने वो फील करना है। देखो गाइस, हमारे पास दो रिजर्वायर्स हैं, एक तो अपर टेम्परेचर वाला रिजर्वायर और लोअर टेम्परेचर वाला रिजर्वायर। ठीक है, अगर हम रेफ्रिजरेटर की जो परफॉर्मेंस की बात करें तो डिजायर्ड इफेक्ट हमने देखना है कि जो हमने मेंटेन करना है लोअर टेम्परेचर को। ठीक है, जो कि एक रेफ्रिजरेटर की स्पेस होती है, वो एक्चुअली होता है एक सिंक। सिंक से हमारे पास हमने जो है हीट को एक्सट्रैक्ट करना है कंटिन्यूअसली, वहां पे हमें चाहिए एक डिजायर्ड इफेक्ट। तो सिंपली है, हमारा फोकस एरिया उस समय वो रेफ्रिजरेटेड स्पेस होता है और सिंक होता है जो कि लोअर टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय दैट इज द वर्क इनपुट, दैट इज द एनर्जी इनपुट। तो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर जो है दैट इज द Q2। Q2 हम मान लेते हैं कि जो हमने हीट एक्सट्रैक्ट करा फ्रॉम द लोअर, डिवाइडेड बाय Q1 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। वर्क इनपुट कितनी होती है? दैट इज दी Q2 माइनस Q1 या Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। अब यहाँ पे ये अगेन दिस इज फॉर बोथ रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, चाहे ये स्लो प्रोसेस हो चाहे ये फास्ट प्रोसेस हो, इट्स फॉर बोथ। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दी हीट पंप। हीट पंप क्या करता है? इसका काम होता है, ये कोई जो जो वो रिजर्वायर, इसका फोकस एरिया ये होता है, इसका काम होता है कि ये यहाँ से हीट तो एक्सट्रैक्ट करता है, बट फोकस एरिया इसका ये नहीं होता है, इसका फोकस एरिया होता है ये वो रीजन इसमें होता है रूम सराउंडिंग। ठीक है, ये इसको जो है हीट अप करने की कोशिश करता है, इसमें वो हीट कंटिन्यूअसली डेसिपेट करता रहता है, यानी कि इसका डिजायर्ड इफेक्ट हमने Q1 पे देखना है। ठीक है, सो हमारे पास जो इट इज अ डिवाइस टू मेंटेन द टेम्परेचर हायर देन द सराउंडिंग, और रेफ्रिजरेटर का काम था मेंटेन करना लोअर टेम्परेचर देन द सराउंडिंग, इसका काम होता है हायर टेम्परेचर देन द सराउंडिंग। ठीक है, तब हमारे पास क्या बनेगा? COP जो है दैट इज अगेन डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट और एनर्जी इनपुट, और जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो Q1 पे देखना है हमने। ठीक है, दैट इज दिस इज द डिजायर्ड इफेक्ट। ठीक है, जो कि रूम है, जो कि हमने मेंटेन करना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सराउंडिंग जो है अदर ये है, ठीक है, बाहर से हीट को एक्सट्रैक्ट करना जो कि लोअर टेम्परेचर पे है। ठीक, और रूम जो है उसको मेंटेन करना है हायर टेम्परेचर। ठीक, ओके, देन इट इज अगेन फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इट इज फॉर द बोथ रिवर्स, चाहे रिवर्सिबल चाहे प्रोसेस स्लो हो या फास्ट हो, इट चाहे रिवर्सिबल हो या रिवर्स, इट इज फॉर द बोथ। ओके, अगेन जो COP है, COP फॉर द हीट पंप दैट्स इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय Q1 minus Q2, and for the refrigerator it is Q2 divided by Q1 minus Q2. Now again see, COP for the R is Q2 divided by Q1 minus Q2, and for the heat pump it is Q1 minus divided by, if I subtract the two, heat pump का मैं इससे माइनस करूंगा, then it will be like this। ठीक है, तो इन दोनों का वैल्यू 1 आता है, यानी कि what I am saying कि जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द हीट पंप और जो रिजर्वायर की होगी COP, ठीक, उन दोनों की डिफरेंस 1 के बराबर होती है, और इन अदर वर्ड जो COP ऑफ हीट पंप है वो
COP ऑफ रेफ्रिजरेटर से एक ज्यादा होती है, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी कंपेयर ऑल द थ्री। हमारे पास अब 3 डिवाइसेस हैं, मेरे पास एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है और 2 हमारे पास है वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। सो ये हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, इसकी हमने देखनी है COP, और ये हमारे पास हीट पंप है, और ये हमारे पास हीट इंजन है। हीट इंजन की हम देखते हैं थर्मल एफिशिएंसी। हियर यू आर अगेन सीइंग इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, दो रिजर्वायर्स हैं तीनों में, और ये सभी पॉसिबल हैं। और जो है, इफ आई से कि जो सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, इट इज मस्ट फॉर ए साइक्लिक, फॉर ए डिवाइस दैट इज वर्किंग अंडर अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, और वो काम करना चाहिए, दैट हैज टू वर्क बिटवीन द टू रिजर्वायर्स। एक ही रिजर्वायर पे वो काम नहीं चलेगा, ठीक है। वो यानी कि यहाँ पे जो डिवाइस है, तीनों डिवाइस हैं, चाहे वर्क एब्जॉर्बिंग हो चाहे वर्क प्रोड्यूसिंग हो, तीनों जो है दो डिवाइस, दो रिजर्वायर्स पे काम कर रहे हैं। एक रिजर्वायर हाई टेम्परेचर पे होता है, एक लोअर टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। अब फर्क ये है, ये हीट इंजन है तो ये यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और हीट ले लेता है हायर टेम्परेचर से, हायर टेम्परेचर रिजर्वायर से, और रिजेक्ट करता है सिंक को या लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर को, ठीक। यहाँ पे हम देखते हैं थर्मल एफिशिएंसी, दैट थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। और यहाँ पे that is the, if you are taking the COP of R, that is Q2, क्योंकि desired effect ये है Q2 divided by Q1 minus Q2, and heat pump के लिए that is a Q1 divided by Q1 minus Q2, ठीक है। And the next it is the equivalence of the clauses and the KP statement. We'll do it in the next lecture. Okay, thank you very much.